स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अतुल नेगी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 12 फ्लेमिंगो की जो हमारी फर्स्ट पोएम है माई मदर एट 66 इसे पढ़ने जाएंगे। पोएम को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जो नीचे बेल आइकन दिया हुआ है उसे ज़रूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक ईजीली पहुँच जाएँ। आइए पढ़ते हैं अपनी फर्स्ट पोएम माई मदर एट 66 को, जो कि लिखी है कमला दास ने। कमला दास वॉज बोर्न इन मालाबार, केरला। सी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज़ फोरमोस्ट पोइट्स। कमला दास का जन्म 1934 में मालाबार, केरला में हुआ। वो भारत के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक जानी जाती हैं। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सटिलिटी एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। इनके जो वर्क्स हैं वो जाने जाते हैं अपनी ओरिजिनलिटी के लिए, ओरिजिनलिटी मौलिकता के लिए, वर्सटिलिटी और अपनी प्रतिभा के लिए, एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। और इनकी जो कविताएं हैं या जो अदर वर्क्स भी हैं उनमें हमेशा एक इंडिजिनस मतलब नेटिव लोकेलिटी अगर हम बोलें तो इनके जो वर्क्स हैं उनमें बिल्कुल देसी अंदाज हमें देखने को मिलता है। Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधवी कुट्टी। कमला दास ने बहुत से नोवेल्स भी पब्लिश किए हैं, लिखे हैं, एंड शॉर्ट स्टोरीज़ भी उन्होंने बहुत सी लिखी हैं इंग्लिश में और मलयालम लैंग्वेज में। उनकी जो मदर टंग थी वो मलयालम थी और वो किस नाम से अपनी पोइट्री लिखती थी? माधवी कुट्टी के नाम से। और जो माधवी कुट्टी है ये उनका मेडन नेम भी था, शादी से पहले का जो नाम था उनका इट वाज माधवी कुट्टी। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नोवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977, ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती, द हार्लॉट एंड अदर स्टोरीज 1992। इनके जो मेजर वर्क्स हैं उनमें से है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, एक नोवेल है इनका, बहुत फेमस नोवेल है, ये उन्होंने लिखा 1977 में। और इसके बाद एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ इन्होंने लिखा जो कि पद्मावती द हार्लॉट नाम से है, एंड अदर स्टोरीज़, ये लिखी 1992 में। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, और इसके अलावा इन्होंने 5 बुक लिखी हैं पोइट्री की। सी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द complex subtleties of human relationship in lyrical idiom. My mother at 66 is an example. कमला दास एक बहुत ही सेंसिटिव राइटर उन्हें माना गया है, बहुत ही संवेदनशील वो एक लेखिका और एक कवित्री थी। और मैं बता दूं सी इज़ नो मोर नाउ, अब वो नहीं है। तो उनके जो वर्क्स हैं उनमें बहुत ही सेंसिटिविटी आपको दिखेगी। सेकेंडली, उनके जो भी वर्क्स हैं वो कैप्चर करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। जो मानव संबंध होते हैं, हमारे जो रिलेशनशिप्स होती हैं उनमें आने वाली जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ और सब्टिलिटीज़ मतलब जटिलताएं जिनको हम बोलते हैं, उनके बारे में उन्होंने लिरिकल इडियम्स मतलब काव्यात्मक शैली में उन चीज़ों को उन्होंने एक्सप्रेस किया है। और जो माई मदर एट 66 है ये भी ह्यूमन रिलेशनशिप का एक एग्जाम्पल है, उनकी लाइफ का ही एक एग्जाम्पल है जिसको वो इस पोइट्री के रूप में एक्सप्रेस कर रही हैं। तो आइए पढ़ते हैं अब पोएम को। ओके, बिफोर यू रीड, एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। देखो जो ये पोएम है इसकी थीम क्या है। सबसे पहले जब भी हम कोई पोएम पढ़ते हैं या पोइट्री पढ़ते हैं तो वी मस्ट नो द थीम ऑफ दैट पोइट्री। उसकी हमें थीम जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें क्या मैसेज हमें दे रहा है कवि और किस चीज़ के बारे में कह रहा है, इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जो ये पोएम है इसमें किस चीज़ के बारे में दिया गया है? एजिंग के बारे में। एजिंग क्या है? जैसे उम्र का बढ़ना एक प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है। हैव यू, ये कवि कहता है, हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। और जब भी हमारे जो पेरेंट्स हैं, एल्डरली पेरेंट्स हैं या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो काफ़ी बूढ़े हो जाते हैं, तो वो हमसे उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में, उस एज पर पहुंचकर हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनसे कैसा बिहेवियर करें। क्योंकि कहा गया है कि जो बूढ़ा आदमी होता है वो एक बच्चे की तरह होता है, क्योंकि वहाँ पर वो सेल्फ डिपेंड नहीं रह पाता है। उसे कोई ना कोई आदमी चाहिए होता है, कोई ना कोई इंसान चाहिए होता है उसकी प्रॉपरली केयर करने के लिए। कहते हैं कि बुढ़ापे में आदमी फिर से बच्चा बन जाता है,
तो इसलिए उस सिचुएशन में जाके वो हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, इसके बारे में ये पोएम है जो कमला दास ने लिखी है। अब हम पोइट्री को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि जो ये पोएम है इसमें कोई भी स्टैंजा देखने को आपको नहीं मिलेगा, कोई भी राइम स्कीम नहीं दिखेगी, क्योंकि जो पूरी पोएम है ये सिंगल स्टैंजा में लिखी गई है, सिंगल स्टैंजा पोएम है। और इस पोएम को बोलते हैं फ्री वर्स पोएम। पोइट्री की जो स्टाइल है ये फ्री वर्स है। तो आइए पढ़ते हैं अपनी पोएम को। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doze, open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma," and all I did was smile and smile एंड स्माइल। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये पूरी पोएम एक साथ क्यों पढ़ी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ये फ्री वर्स में लिखी गई है, इसमें कोई एक सिंगल स्टैंजा नहीं है। कहने का मतलब कहीं पर भी इसमें कोई पॉज नहीं है। तो इस पूरी पोएम को एक स्टैंजा में ही पढ़ा जाएगा, लेकिन मैं इसे इलेबोरेट करूँगा लाइन बाय लाइन। तो ध्यान से सुनिए और पोएम को अच्छे से समझिए। इसमें जो पोइटेस है कमला दास, वो अपनी मदर के घर आ रखी है, यानी कि अपने मायके आ रखी है, और वहाँ से अपनी मदर से वो अलविदा ले रही है, एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। तो वो कहती है, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे की बात है। मैं अपने पेरेंट्स के होम से कोचीन के लिए ड्राइव कर रही थी। मतलब जो पोइटेस हैं, जो कवित्री हैं, वो कार ड्राइव कर रही थी, साथ में उनकी मदर भी हैं। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, और मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी बगल में, मेरे बगल में, बिसाइड, डोज ओपन माउथ, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज विद पेन। देखो, वो अपनी मदर को देखती हैं, उनके बगल में बैठी हुई हैं। रास्ते में उनकी नज़र अपनी माँ पर पड़ी। सी वॉज डोजिंग, मतलब हर मदर वॉज डोजिंग, ऊँघना। मतलब उन्हें रास्ते में इतने थोड़े से ट्रैवल करते ही उनकी मदर को नींद आने लगी। बिकॉज सी इज़ सो ओल्ड नाउ एंड फीबल, वो काफ़ी बूढ़ी हैं और कमज़ोर हैं, इसलिए कार में बैठते उन्हें नींद आ गई। वो डोज कर रही हैं, मतलब ऊँघ रही हैं। ओपन माउथ, उनका जो मुंह है वो खुला का खुला है, उनकी मदर का, कवित्री कमला दास की मदर का। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, उनका जो चेहरा है, इट इज़ एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, चेहरा बिल्कुल रूखा सा है उनका। एसन मतलब ड्राई, राख की तरह, कलरलेस उनका चेहरा हो चुका है। और बिल्कुल कैसा लग रहा है, एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। कॉप्स होता है सब, डेड बॉडी, तो वो ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे मृत हों, ऐसा कवित्री को लग रहा है। इस लाइन को मैंने अंडरलाइन किया है क्योंकि इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच है जो है सिमिली। क्योंकि जब भी कभी दो डिसिमिलर थिंग्स को कंपेयर किया जाए, दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर किया जाए, और बाय यूजिंग एज एंड लाइक, एज और लाइक का यूज करते हुए दो चीज़ों को कंपेयर किया जाए, वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होता है सिमिली। ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप यहाँ पे लिखें सिमिली। तो यहाँ पर उसकी मदर का जो फेस है, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, फेस को कॉप्स से, सब से कंपेयर किया गया है, लाइक का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। एंड रियलाइज विद पेन, और वो कह रही है जब मैंने अपनी मदर को देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि जो उनका चेहरा था इट वॉज कलरलेस, उसका जो ग्लो था वो सब जा चुका था, उनका चेहरा बिल्कुल सूखा सा पड़ गया था और लग रहा था कि वो एक मृत व्यक्ति के समान है।
इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैं अपनी मदर से सी ऑफ ले रही थी। कहने का मतलब उनसे अलग हो रही थी और उन्हें डर था कहीं वो अपनी माँ को खो न लें। दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, क्योंकि मेरी जो मदर हैं वो अब इतनी बूढ़ी दिखती थी जितनी कि वो इतनी बूढ़ी थी जितनी कि वो दिख रही थी। वो सचमुच में बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उनकी सिचुएशन जो कंडीशन थी वो ज़्यादा देर कोई भी कार्य नहीं कर पा रही थी। कहने का मतलब कार में आई, उनसे बातें नहीं कर रही हैं और वो इतनी थक चुकी हैं कि वो सो रही हैं बगल में, मतलब इतनी कमज़ोर वो हो चुकी हैं कहने का मतलब। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्दी ही मैंने कहा कि मैं अब जा रही हूँ, फिर ऐसे नेगेटिव थॉट में क्यों ले रही हूँ, मन में क्यों सोच रही हूँ। इसलिए जो कवित्री हैं वो कहती है मैंने उस विचार को फिर जल्दी ही छोड़ दिया। पहले वो डर रही थी कहीं अब मैं नेक्स्ट टाइम इन्हें देख पाऊँगी या नहीं, लेकिन फिर कहते हैं कि मैंने इस विचार को छोड़ा। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और फिर मैंने कार की खिड़की से बाहर देखा तो बाहर का जो नज़ारा था वो जस्ट कॉन्ट्रास्ट था, इसके जस्ट एक विरोधाभास। अंदर जो उनकी मदर थी सी वॉज ओल्ड, वेरी ओल्ड, और जो बाहर का नज़ारा था वो कैसा था, वो था यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। जब हम कभी भी ट्रैवल करते हैं, गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हैं, गाड़ी आगे की डायरेक्शन में चलती है तो हमें लगता है जो पेड़ वगैरह ट्रीज़ हैं वो पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं। स्प्रिंटिंग मीन रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज़ दौड़ना, स्प्रिंटिंग। तो लग रहा है कि पेड़ क्या हो रहे थे, पीछे की तरफ मानो कि तेज़ी से दौड़ रहे हों, जबकि ऐसा होता नहीं है, गाड़ी आगे चल रही होती है लेकिन हमें लगता है कि पेड़ भी दौड़ रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मैरी मीन्स हैप्पी, गे, प्रसन्न। बच्चे जो खुश हो रहे थे, छोटे बच्चे, वो अपने घरों से स्पिलिंग आउट, स्पिलिंग मीन्स कमिंग आउट, कमिंग अवे, कमिंग आउट, बाहर निकल रहे थे अपने घरों से, झुंड में, ग्रुप में खेलते हुए। बच्चे खेल रहे हैं सड़कों पर, वो उसे दिख रहे हैं पोइट को। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब वो इतने में एयरपोर्ट पहुंच गए। यहाँ पर दो सिचुएशन थी, एक तो कार के अंदर जो कार के अंदर का एटमॉस्फेयर था, इट वॉज सो डिप्रेसिंग, इट वॉज सो पेनफुल बिकॉज हर मदर इज सो ओल्ड। और उसे अपनी मदर की सिचुएशन को देख के बड़ी दया आ रही है और काफ़ी दुखी वो हो रही है। लेकिन जैसे वो बाहर देखती है, यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, सीन जो है बिल्कुल अलग हो जाता है। वहाँ पर उसे काफ़ी हैप्पीनेस दिखती है। कहने का मतलब बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, झुंड में खेल रहे हैं, जो ट्रीज़ हैं वो पीछे की तरफ दौड़ते हुए दिख रहे हैं। मतलब एक नई लाइफ वहाँ पर दिख रही है। अंदर कार के जो है उनकी मदर हैं, जो कि एक एरा, एक युग का अंत होने जैसा है, ऐसा उन्हें लग रहा है। अब वो इतने में एयरपोर्ट पहुँच गए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, अब वो एयरपोर्ट पे गए तो वहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है। सिक्योरिटी चेक किया और वहाँ पे जो आदमी आता है एयरपोर्ट पे आपके साथ सी ऑफ करने के लिए, उसको एंट्री नहीं दी जाती है मेन गेट के अंदर। तो वो दूर से ही अपनी मदर को देखती है। एयरपोर्ट का जो सिक्योरिटी चेक हुआ उसके बाद अपनी मदर को देखती है। सी वॉज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, उसकी मदर काफ़ी कुछ यार्ड दूर, कुछ गज दूर उससे हैं, वो वहाँ पर अपनी मदर को देख रही है। फिर उसे अपनी मदर को देख करके एक बार फिर से उसे काफ़ी दुख हो रहा है। I looked again at her wan, pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache. वो फिर अपनी मदर पर देखती है और उनका जो फेस है, हर वान का मतलब होता है ऐसी, मतलब ग्लोलेस, फीका उनका चेहरा, कमज़ोर चेहरा। पेल का मतलब है कलरलेस, बेरंग, रंगहीन उनका चेहरा हो चुका है। काफ़ी एज उनकी हो चुकी है, काफ़ी बूढ़ी उनकी मदर हो चुकी हैं। और वो उसकी तरफ फिर से अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखती है और फिर उनको ख्याल आता है कि मेरी माँ का जो चेहरा है, इट इज़ जस्ट लाइक अ लेट विंटर्स मून, एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक। और उसने कहा कि मेरी मदर का जो चेहरा है वो बिल्कुल कैसा है, लेट विंटर्स मून। देखो विंटर्स के टाइम पर जो मून है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, पहले फुल मून होता है और धीरे धीरे विंटर्स आने तक वो बहुत फेड हो जाता है। मून का जो आकार है वो बहुत छोटा हो जाता है। एक टाइम होता है कि मूनलेस नाइट होती है, मून क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ऐसे ही देख रही हो अपनी मदर के फेस को, अपनी मदर को कंपेयर कर रही है कि सी जस्ट लाइक अ विंटर्स मून, मतलब जो बहुत जल्दी अब फेड होने वाला है। मतलब हर मदर क्या हो जाएगी, गेट डाई सून,
मतलब ऐसा उसे लग रहा है कि मेरी मदर अब क्या हो जाएगी, ज़्यादा नहीं रहेगी, जल्दी ही वो क्या हो जाएगी, उसकी एज पूरी हो गई है, ऐसा कहने का मतलब। और फिर जब वो ऐसा सोचती है, फिर से उसे वही एंड फेट दैट ओल्ड फैमिलियर, वही पुराना दर्द उसके मन में। कौन सा दर्द? ऑफ लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने का दर्द उसके मन में फिर से वो दर्द वापस आने लग जाता है। पोइटस के, कवयित्री के, माई चाइल्डहुड्स फेयर, और बचपन का उसका डर था। क्या डर था? हमेशा बच्चा बचपन में इनसिक्योर फील करता है, क्योंकि जो बच्चा होता है उसका अपने पेरेंट्स से बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है, और मदर से खासकर ज़्यादा ही लगाव होता है, और बच्चा सोचता है कि मैं कभी भी अपनी मदर से दूर न जाऊं, और हमेशा इसी बात का डर रहता है कहीं मेरी मदर मुझे छोड़ के न चली जाए। तो वही डर उसको फिर से सताने लगा। किसको? पोइटस को। बट ऑल आई सैड वॉज, ये सब चीज़ उसने देखा, सुना, बहुत दुखी हो रही है मन से, लेकिन अब वो सोच रही है मैं यहाँ पर ज़्यादा दुखी होती हूँ तो मदर भी और ज़्यादा दुखी होगी। तो अब पोइटस क्या सोचती है? बट ऑल आई सैड वॉज सी यू सून अम्मा। वो बहुत दुखी हो रही है, ज़्यादा कुछ कह नहीं पाई। अब उसके दिल से जो आवाज़ निकली वो यही थी कि माँ, मैं जल्दी ही तुम्हें फिर देखूंगी, जल्दी ही तुम्हें मिलूंगी, फिर मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदा रहो, मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊँगी। एंड आई डिड वॉज ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और जो पोइटस है उसने कहा मैं कुछ वहाँ पर नहीं कर पाई, बस मैं थोड़ा मुस्कुराई, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मुस्कुराई मम्मी की तरफ देखते हुए, ताकि उनको थोड़ा सा होप मिल सके। अगर वो यहाँ पर डिप्रेस हो जाती, यहाँ पर इमोशनल हो जाती, तो शायद उनकी मदर और भी टूट जाती। इसलिए वो वहाँ पर स्माइल करती हैं अपनी मदर को देखते हुए, और कहती हैं सी यू सून अम्मा, कि मम्मी जल्दी ही तुमसे मिलूँगी मैं। तो यहाँ पर जो लास्ट लाइन है, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यहाँ पर एक वर्ड स्माइल 3 बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर एक और फिगर ऑफ स्पीच आज हम सीखेंगे। इसमें एक और फिगर ऑफ स्पीच है जो है रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या है? जहाँ पर कोई भी वर्ड 2 और मोर देन 2 टाइम रिपीट हो, और वो वर्ड हमेशा किसी इमोशंस को शो करे, तो वहाँ पर रिपीटेशन होता है। यहाँ पर वो पोइटस के इमोशन को शो कर रहा है, और एक ही वर्ड 3 टाइम रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पर है रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं इसके क्वेश्चन आंसर और दूसरी पोएम के क्वेश्चन आंसर का वीडियो आपको पोस्ट करूँगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू सो मच।